Hey guys, what's up? Welcome to another lecture of this Accounts Fast Track course. हम लोग फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं और कल वाला क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके नोट्स में है. द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ टी on 31st March 2018. अच्छा, I must tell you this is a question of RTP May 2019. Alright, RTP May 2019 का क्वेश्चन है. आइए देखते हैं. कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स के एडिशंस दिए हुए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2018 के हुए हैं. वेरी गुड. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश, सस्पेंस. अरे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट है. ओके. डेप्रिसिएशन, रेंट 17 मंथ्स अप टू 31 अगस्त 2018. इन्वेस्टमेंट्स 12% जो कि 1 अगस्त 2017 को खरीदे गए थे. वेरी गुड. और आपके पास बैंक बैलेंस है. आइए. Stock on 31st March 2018 was valued at 1 lakh rupees. Depreciation is to be provided at 10% per annum on fixed assets purchased during the year. All right. तो ये जो 1 अक्टूबर 2018 को एसेट्स आपने खरीदे थे, इन पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना अभी बाकी है. अभी तक डेप्रिसिएशन लगाया नहीं गया है. A scrutiny of the books of accounts revealed the following matters. 20,000 rupees drawn from bank was debited to drawings account, but out of this amount withdrawn, 12,000 rupees was used in the business for day-to-day expenses. Okay, but purchase of goods worth 16,000 was not recorded in the books of accounts up to 31st March 2018, but the goods were included in the stock. All right. Purchases returns of 1,000 rupees was recorded in the sales return journal, and the amount was correctly posted to the party's account on the correct side. All right. Expenses include 6,000 rupees in respect of the period after 31st March 2018. Give the necessary journal entries in respect of 1 to 4 and prepare the final accounts for the year ended 31st March 2018. तो इस वाले क्वेश्चन से हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. अब आप मुझे बताइए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्या हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है? ऑफ कोर्स बन चुका है. आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिख रहा है और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आपके सस्पेंस अकाउंट में ऑलरेडी शो हो रही है. 2000 की जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपके सस्पेंस अकाउंट में ऑलरेडी शो हो रही है. राइट. तो जो आपके कुछ एरर्स ऐसे होंगे जो कि सिंगल अकाउंट को जिन्होंने अफेक्ट किया होगा, जिनका डबल एंट्री इफेक्ट नहीं आ पाया होगा, तो उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस लड़खड़ाया होगा. तो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए इन लोगों ने 2,000 रुपए क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया. ऑलराइट. हम लोगों को पहले जर्नल एंट्रीज देनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 to 4. तो पहले हम लोगों को रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है और उसके बाद हम लोगों को फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं. मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट हम लोगों को बनाना है. सर क्या यही है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो आप कह रहे थे आप फाइनल अकाउंट्स के साथ पढ़ाओगे? नो, ये वो वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं है. वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो तब होगा जब आपके फाइनल अकाउंट्स भी बन चुके हैं और आपने उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद आपने एरर्स को आइडेंटिफाई किया और आप सब्सिक्वेंट बुक्स में, सब्सिक्वेंट ईयर्स की बुक्स में आप उनको रेक्टिफाई कर रहे हो. ऑलराइट. वो चीज हम लोग बाद में करेंगे. आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एंट्रीज पास करते हैं. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सर जर्नल एंट्रीज. ठीक है. ओके. सबसे पहला तो 20,000 rupees drawn from bank was debited to drawings account, but out of this amount withdrawn 12,000 was used in the business for day to day expenses. जो आपने 12,000 इसमें 20,000 में से 12,000 है वो तो बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए यूज हो रहा है. तो मतलब बचा हुआ सिर्फ 8,000 रुपए ऐसा है जो कि ट्रू सेंस में ड्रॉइंग्स है. ठीक है. हमने क्या किया, 20,000 रुपया निकाला बैंक से. हाँ, 20,000 रुपए बैंक से निकाला और हमें लगा कि ये पूरा का पूरा ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा, तो इसको ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट कर दिया. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हम लोगों ने एंट्री पास कर दी. ठीक है. हम लोगों ने इनकरेक्ट एंट्री क्या पास की? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000. ठीक. रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट 20,000. ठीक है. हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए थी सर कैश अकाउंट डेबिट या रादर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए निकाला गया है ना. तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना 12,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। हमारी करेक्ट एंट्री ये होनी थी। ठीक, अच्छा यहां पर जो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया है इसमें हो सकता है आप लोगों के मन में थोड़ी सी रेजिस्टेंस आए कि सर जब हम लोगों ने उसको पैसे को विथड्रॉ किया था तब हमें थोड़ी पता था कि एक्सपेंसेस के लिए यूज होगा, राइट। लेकिन क्या हुआ है, आपकी दो चीजें होंगी, या तो आप ऐसे करो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके बाद एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या तो आप ऐसे कर सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होगा ना आपका। पहले जब आपने बैंक से पैसा निकाला तो आपको क्या एंट्री करनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन उसके बाद एक्सपेंसेस तो हो गए ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये वाले जो 12,000 रुपए हैं दैट वाज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, तो आपकी करेक्ट एंट्रीज में दो एंट्रीज हो जाएंगी ना फिर, एक तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक जब आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, और उसके बाद यही वाली करेक्ट एंट्री में एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है, दो करेक्ट एंट्रीज होंगी आपकी, राइट। और आपका बेसिकली तीन करेक्ट एंट्रीज हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, उन सबको मर्ज करके लिखा है। चलो मैं एक बार ना लिख के बता देता हूं आपको क्या है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 रुपए जब निकाला तब नहीं पता था कि किसके लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद पता चला कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ आपका 12,000 और ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ आपका 8,000। ये हुई आपकी करेक्ट एंट्रीज। अब यहां पर हम लोगों को पता है कि ये सब हुआ है, इसकी जगह करेक्ट एंट्री में एक सिंपल कंपाउंड एंट्री पास कर रहा हूं, ठीक है, एक कंपाउंड एंट्री में पास कर रहा हूं, और वो कंपाउंड एंट्री क्या होगी सर, देखिए कैश डेबिट हुआ 20,000 से, कैश क्रेडिट हुआ 12,000, कैश क्रेडिट हुआ 8,000, कैंसिल आउट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिस इज योर वन कंपाउंड करेक्ट एंट्री, वन कंपाउंड करेक्ट एंट्री। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट आपका 12,000 से हुआ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आपका 8,000 से हुआ, और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया सर 20,000 से, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 20,000 से। नाउ यू लुक एट द रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री एंड द करेक्ट एंट्री, और फिर आपकी एक जाकर वो फाइनली रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी जो क्वेश्चन ने हम लोगों से मांगी है, ठीक है। देखो बैंक अकाउंट 20,000 से डेबिट, बैंक अकाउंट 20,000 से क्रेडिट, कैंसिल आउट, ठीक। ड्रॉइंग्स अकाउंट 20,000 से क्रेडिट और ड्रॉइंग्स अकाउंट 8,000 से डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट 8,000 से डेबिट। तो नेट में ड्रॉइंग्स अकाउंट आपका 12,000 से क्रेडिट आ रहा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हो रहा है और ड्रॉइंग्स अकाउंट आपका 8,000 से डेबिट हो रहा है। तो नेट में ड्रॉइंग्स अकाउंट आपका 12,000 से क्रेडिट आ रहा है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी आपकी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 12,000, ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 12,000। नाउ दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री। तो जब आप लोग इसको एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप एक जर्नल वाला एक फॉर्मेट बनाओगे और पहली एंट्री आप उसमें ये वाली पास करोगे। आई होप आई हैव टोल्ड यू बिफोर, या आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये जो रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री हम लोग लिखते हैं, दीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। आपका आंसर का पार्ट बस ये कि रेक्टिफाइंग एंट्री ही होती है, ठीक है। और इसमें नीचे आप नरेशन लिख लोगे, एंट्री फॉर द अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट नाउ करेक्टेड, कुछ भी इस टाइप का कर दोगे आप, ठीक। नाउ नेक्स्ट एंट्री, purchase of goods worth 16,000 rupees was not recorded in the books of accounts up to 31st March 2018 but the goods were included in the stock। तो इसकी एंट्री पास कर दो आप, purchases account debit to creditors। सर इसको कैश से भी कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूट क्रेडिटर्स से करता है तो आप भी क्रेडिटर्स से ही कर दो, ठीक। 16,000। नेक्स्ट,
Purchase returns of 1000 rupees was recorded in the sales return journal and the amount was correctly posted to the party's account on the correct side. मतलब हमारी पार्टी के अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई गेस जो 2000 वाला सस्पेंस अकाउंट में दिख रहा था ना ट्रायल बैलेंस में, ये सस्पेंस अकाउंट में ये जो 2000 दिख रहा है ना, ये इसी की वजह से होगा। आओ देखते हैं कैसे। देखो मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे। पार्टी के अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। परचेजेस रिटर्न हुआ है, ये परचेजेस रिटर्न में हम परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करते हैं, ठीक। मतलब हमें परचेजेस रिटर्न बुक में एंट्री करनी थी, चाहिए थी, और परचेजेस रिटर्न अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है, जो कि नहीं हुआ है, ठीक। रादर इसकी जगह हो क्या गया है, सेल्स रिटर्न जर्नल हमारा डेबिट हो चुका है। अगर सेल्स रिटर्न जर्नल में मतलब सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री पास की है, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो चुका है, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न वाली बुक में जो कुछ भी जाता है हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट में उसको पास करेंगे ना, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, तो उसमें डेबिट हो चुका है। तो ये सेल्स रिटर्न आपका 1000 से डेबिट हो चुका है, और ये परचेज रिटर्न आपका 1000 से क्रेडिट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करो 1000 से, परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करो 1000 से, ठीक। उसके बाद ये जो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हुआ है 1000 से, इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए यू विल हैव टू क्रेडिट सेल्स रिटर्न अकाउंट आल्सो बाय 1000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000, ठीक है। बचा क्या, डेबिट किसको करोगे, यही तो सस्पेंस है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो 2000। और अब मजा देखो, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था 2000, क्यों दिख रहा था, आई होप अब ये चीज क्लियर है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था 2000 का, और यहां पर हम लोगों ने गलती को आइडेंटिफाई किया और आपका सस्पेंस अकाउंट 2000 से डेबिट हो गया। मतलब सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट दिख रहा था वो सारी गलतियां हमारी सुधर गई हैं, और अब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील आ चुका है, अब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील आ चुका है। ग्रेट। फोर्थ पॉइंट, expenses include 6000 rupees in respect of the period after 31st March 2018। तो इसमें तो कुछ है नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, कितना 6000। ये तो हो गई सर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अब आइए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18। ओके, पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए। अब बहुत ध्यान से हम लोगों को अपना काम करना होगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। परचेजेस में एडजस्टमेंट है, परचेजेस में एडजस्टमेंट है, परचेजेस रिटर्न में एडजस्टमेंट है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। ध्यान से करेंगे। तो कैपिटल, ड्राइंग्स, फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये रहा 16 लाख की परचेजेस। तो सबसे पहले तो यहां पर करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितने का आएगा ओपनिंग स्टॉक, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक। फिर टू परचेजेस, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से परचेजेस हैं आपकी 16 लाख की, ठीक। इसमें ऐड होंगी परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड, ये वाली 16,000 की परचेजेस विच वर नॉट रिकॉर्डेड, ये ऐड होंगी, ठीक।
ये कितना आ जाएगा आपका 16,16,000। फिर इसमें से लेस होगा परचेजेस रिटर्न्स, लेस परचेजेस रिटर्न। ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न कितना है 69,000 का, ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न है 69,000 का। और यहां पर परचेज रिटर्न 1,000 रुपए का भी तो है, जो जिसको गलती से सेल्स रिटर्न में डाल दिया था, तो 1,000 रुपए का यहां पर ऐड करेंगे, 1,000 रुपए का परचेज रिटर्न यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, ये परचेज रिटर्न हमारा गलती से सेल्स रिटर्न अकाउंट में चला गया था, तो अब इसको परचेज रिटर्न में किया ना, यहां पर परचेज रिटर्न को देखो क्रेडिट भी किया होगा, ये देखो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया ना हमने 1,000 रुपए से, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस 1,000 रुपए से बढ़ाया, तो 69,000 तो एज पर ट्रायल बैलेंस था, इसमें ऐड किया 1,000, तो ये आ गया आपका 70,000। और अब आपकी फाइनल वैल्यू 16,16 प्लस 70, ये आई आपकी 16,86,000। ये आपकी आई सर 16 लाख, अच्छा सॉरी ये तो लेस करना था ना, 16 माइनस 70, दिस कम्स टू 15,46,000। ठीक, ये हो गया। नाउ बाय सेल्स, ट्रायल बैलेंस में कितनी सेल्स है 22 लाख की। आई डोंट थिंक सेल्स में कोई एडजस्टमेंट था, नहीं था। लेस सेल्स रिटर्न, अभी देखो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से सेल्स रिटर्न है 99,000, लेकिन ये जो 1,000 रुपए है, ये जो 1,000 रुपए की परचेजेस रिटर्न है, ये जो 1,000 रुपए की परचेजेस रिटर्न है, इसको भी तो गलती से हमने सेल्स रिटर्न में ऐड कर दिया था। ठीक है, मतलब सेल्स रिटर्न फालतू में 1,000 से बढ़ा हुआ है। ठीक, दिस अमाउंट ऑफ 1,000 was to be taken to the purchases return account but it was wrongly taken to the sales return account। मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट का ये जो 99,000 यहां पर बैलेंस दिखाई दे रहा है, इसमें ये 1,000 इंक्लूडेड है। अभी हमको इसको हटाना होगा, अभी हमें इसको हटाना होगा। देखिए इसको ठीक करने के लिए मैंने सेल्स रिटर्न अकाउंट को यहां पर क्रेडिट भी किया है। सेल्स रिटर्न अकाउंट मेरा यूजुअली डेबिट होता है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, इस टाइप का चलता है। यहां पर मैंने सेल्स रिटर्न को क्रेडिट किया है, मतलब मैंने सेल्स रिटर्न में से 1,000 रुपए हटाया है। तो आइए इसको यहां से माइनस करता हूं, तो ये आएगा आपका 98,000। तो 22 lakhs माइनस 98,000, दिस कम्स टू 21,02,000। ठीक है, देखते हैं क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह हैं। परचेजेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्ट ही अज्यूम करेंगे, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट, कैश, सस्पेंस, डेप्रिसिएशन, रेंट, इन्वेस्टमेंट्स। कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो चुपचाप यहां पर लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 1 लाख। और यहां पर मेरा आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ठीक है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन या ग्रॉस लॉस, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट एकदम साफ साफ दिख रहा है। 2102 प्लस 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 1546, ये आता है आपका 5,96,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। 5,96,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो गया 2202, 2202। बस ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द year ended particulars रुपए, particulars रुपए by gross profit brought down, by gross profit brought down कितना 5,96,000, 5,96,000। अब आइए इसका खेल देखते हैं, आ जाओ जी, इसका खेल देखा जाए।
कैपिटल ड्राइंग्स, कैपिटल ठीक है, ड्राइंग्स ठीक है, अच्छा ड्राइंग्स में तो एक्सपेंसेस है वो बाद में जोड़ेंगे। फिक्स एसेट्स कोई दिक्कत नहीं है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेजेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस। आइए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो टू एक्सपेंसेस, अभी देखो एक्सपेंसेस में आपके पास ट्रायल बैलेंस के हिसाब से 50,000 रुपए है, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आपके पास 50,000 रुपए है, ठीक है। और क्या हुआ है एक्सपेंस में, एक्सपेंस देखो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज में देख लो, आपने कहा एक्सपेंसेस को डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, क्या किया है। पहली एंट्री में आपने एक्सपेंसेस को डेबिट किया है 12,000 से, ठीक है। दीज आर दिस 12,000 इज व्हाट, जो पैसा विथड्रॉ किया था, सोचा था कि पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे, लेकिन 12,000 उसमें से एक्सपेंसेस के लिए यूज हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ही दिया हुआ है यहां पर। तो ये वाला पैसा भी एक्सपेंसेस में आपके ऐड होगा, ये वाला पैसा आपके एक्सपेंसेस अकाउंट में ऐड होगा, प्लस 12,000 प्लस 12,000। और कुछ था, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ एक्सपेंसेस इंक्लूड 6,000 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड आफ्टर, इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2018। तो ये तो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो 50,000 प्लस 12,000 कितना होता है, 50,000 प्लस 12,000 दिस इज 62,000, और यहां से लेस करेंगे प्री पेड एक्सपेंसेस 6,000 के, तो आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए 56,000 रुपीज के, 56,000 रुपीज के आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद एक्सपेंसेस हो गया। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, अच्छा फिक्स डिपॉजिट विद बैंक है अगर, तो फिर इंटरेस्ट वगैरह का कुछ पंगा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपका इनकम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आपको यहां पर दिया हुआ है 20,000 रुपीज का, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000 रुपीज। आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू था, इसमें कोई इशू था भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हो गया, अच्छा ना इसमें कोई इशू नहीं था, ओके। कैश सस्पेंस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में इशू था, डेप्रिसिएशन बिल्कुल इशू था। डेप्रिसिएशन कितने का डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, दिया भी है कुछ, यस 14,000 का डेप्रिसिएशन यहां पर दिया हुआ है। हमें ऐड करना है फर्दर डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट्स, हमें नए एसेट्स पर डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, यहां पर दिया हुआ था। Depreciation is to be provided at 10% per annum on fixed assets purchased during the year। तो during the year हम लोगों ने 2 लाख के assets खरीदे, 1 अक्टूबर को खरीदा है, 1 अक्टूबर 2018 17 होगा, ये 1 अक्टूबर 2017 होगा, ठीक है। दिस मस्ट बी 1 अक्टूबर 2017, राइट, तभी तो 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट हम लोग बना रहे। ऑलराइट, 1 अक्टूबर 2017, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख रुपए पर। 10/100 इंटू 2 लाख इंटू 6/12, तो 2 लाख का 10% इंटू 6/12, दिस कम्स टू 10,000 रुपीज। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आया सर 24,000 रुपए, आपका टोटल डेप्रिसिएशन आया 24,000 रुपए। आगे देखिए, डेप्रिसिएशन डन। रेंट 17 मंथ्स का दिया हुआ है, तो रेंट आपका प्रीपेड रेंट हुआ है, ठीक है, रेंट आपका प्रीपेड रेंट हुआ है, तो आप यहां पर लिखेंगे टू रेंट कितना 17,000। समझ में ही आ रहा है, अगर 17 महीनों का रेंट 17,000 है तो एक महीने का रेंट 1,000 है, तो 31 अगस्त तक दिया हुआ है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीनों का रेंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो 5,000 आपका प्रीपेड रेंट हो जाएगा, लेस प्रीपेड रेंट 17,000 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5, 17,000 माइनस 5,000, दिस कम्स टू 12,000। और कुछ
इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा अब अगर इन्वेस्टमेंट 12% का इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 अगस्त 2017 को, तो इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स तो है नहीं, एडजस्टमेंट्स में भी वो देगा नहीं। लेकिन ये तो आपकी कॉमन सेंस है कि अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है 12% पर आनम के रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा, अक्रूड इनकम हो जाएगी। तो आप यहां पर लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। 2,50,000 का 12%, 12% ऑफ 2,50,000 कितने महीनों का? 1 अगस्त से हुआ है ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5, 6, 7, 8 महीनों का। 8/12, 2,50,000 इंटू 12% इंटू 8/12, दिस कम्स टू 20,000 रुपीज, ठीक। और कुछ बैंक बैलेंस नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रायल बैलेंस वाले तो सारे आइटम्स हो गए। अब आइए देखते हैं क्या कुछ और बचा है यहाँ पर। स्टॉक ट्रेडिंग में चला गया, डेप्रिसिएशन लिख लिया, डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट बट आउट ऑफ द एक्सपेंसेस में ऐड कर लिया, परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर लिया, परचेजेस रिटर्न कर लिया, एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस में अब हमारे पास कुछ और बचा नहीं है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। 596 प्लस 20,000 माइनस 56,000 माइनस 24,000 माइनस 12,000, तो मेरे पास 5,44,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। टू नेट प्रॉफिट 5,44,000 कितना आएगा ये टोटल? 56,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 5,44, दिस कम्स टू 6,36,000। This completes your profit and loss account. ठीक है सर। Now you have to make the balance sheet. आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट as at 31st March 2018। ओके, सबसे पहले यहां पर कैपिटल करेंगे। कैपिटल कितने का था? 6 लाख रुपए का कैपिटल। इसमें से हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, कितने का नेट प्रॉफिट है? 5,44,000 का। तो 6 लाख प्लस 544, दिस कम्स टू 1144, और इसमें से लेस करेंगे सर ड्राइंग्स। नाउ ड्राइंग्स एज पर द ट्रायल बैलेंस इज 70,000, ठीक। 70,000 की ड्राइंग्स तो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था कि 20,000 की ड्राइंग्स में से 12,000 का तो खर्चा ही हुआ था। 20,000 की ड्राइंग्स में से 12,000 का तो आपके पास खर्चा ही हुआ था, ठीक। तो इसमें आप क्या करोगे? ड्राइंग्स वाले अमाउंट में से 12,000 को माइनस कर दोगे, ठीक है ना। ये जो 12,000 वाली ड्राइंग्स है, ये एक्चुअली ड्राइंग्स थोड़ी थी, लेकिन जब आपने पैसे को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक तो आप कर ही चुके थे, तो आप ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा चुके थे। अब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में भी आप लोग देखिए, आपने ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। ये देखो, ड्राइंग्स अकाउंट को आपने 12,000 से क्रेडिट किया है, ठीक है। तो आपको 12,000 माइनस करना होगा यहाँ पर। तो 70,000 माइनस 12,000, दिस कम्स टू 58,000। तो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा? 1144 माइनस 58,000। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 10,86,000, ठीक। अब बाकी नॉन करंट लाइबिलिटीज वगैरह देखते हैं। आई डोंट थिंक हमारे पास कोई भी नॉन करंट लाइबिलिटी और है, करंट लाइबिलिटीज ही होंगी जो भी होंगी।
ऑलराइट. कैपिटल ड्रॉइंग्स, फिक्स एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये तो एसेट होगा. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एसेट है. कैश, सस्पेंस, डेप्रिसिएशन, रेंट, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक बैलेंस, ये सारे के सारे एसेट्स हैं आपके पास. बस नॉन करंट लाइबिलिटीज में अभी और कुछ नहीं है, अब आपके पास करंट लाइबिलिटीज आएंगी. ठीक है, अब आपके पास करंट लाइबिलिटीज आएंगी. तो कैपिटल ड्रॉइंग्स, फिक्स एसेट, ये परचेजेस, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स. नाउ क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आपके कितने हैं? क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस के हिसाब से 2,20,000 है. ठीक है, 2,20,000 है. लेकिन याद करो कि ये जो परचेजेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ये 16,000 की परचेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई थी ना, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोगों ने क्या पास की थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पास की थी. ये परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पास की थी. मतलब 16,000 के क्रेडिटर्स तो मुझे यहां पर ऐड करने ही पड़ेंगे. 16,000 के क्रेडिटर्स मुझे यहां पर ऐड करने पड़ेंगे. ऐड परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड 16,000. अगर आप कैश से परचेजेस करते तो आपको कैश अकाउंट में 16,000 रुपए कम करने पड़ते. 2,20,000 प्लस 16,000, ये हो गया आपका 2,36,000. क्या कोई और है आपके पास? क्या कोई और पड़ा है आपके पास? क्रेडिट बैलेंस, बस आई गेस. और तो कोई आपके पास क्रेडिट बैलेंस है नहीं? यह है क्रेडिट बैलेंस में मेरे पास कैपिटल है, ये 69,000 ये हो गया, ये हो गया 2,20,000, ये भी हो गया 20,000. ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये तो अर्निंग हो गई. कैश का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है. ओ, कैश का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो दिस इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट. कैश का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये आपका ओवरड्राफ्ट है. देख रहे हो आप लोग, कैश अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस लिख कर आ रहा है. कैश अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए ना, तब जाके ये एसेट होता आपका. यहां पर ये आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो दिस इज योर ओवरड्राफ्ट. तो करंट लायबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट 8,000. ठीक है सर, 8,000 हो गया. और कुछ सस्पेंस आपका क्लियर हो चुका है, राइट. तो अभी आपकी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड हमारी पूरी हो चुकी है. आइए एसेट साइड को देखते हैं. तो फिक्स एसेट्स, अरे फिक्स एसेट्स आपके पास टोटल फिक्स एसेट्स कितने के हैं? ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000 का. ऐड करेंगे इसमें एडिशंस, कितने का एडिशन हुआ? 2 लाख का. टोटल कितना आ गया? 3,40,000. लेस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन. ठीक है, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में कितना है? 14,000. क्या ये वाला डेप्रिसिएशन मुझे लेस करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है. ये तो हम लोगों ने कल भी किया था ना ये वाला क्वेश्चन. ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहा है तो हम मतलब फिक्स एसेट्स में, अच्छा कल वाले क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिख ही नहीं रहा था. ठीक है, तो नाउ दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू टू लर्न. अगर डेप्रिसिएशन आपका ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स वाली एंट्री हो चुकी है 14,000 से. मतलब ये वाले जो आपके पास फिक्स एसेट्स हैं 1,40,000, ये आफ्टर रिड्यूसिंग 14,000 है. ठीक है, इवन दो इसमें ओपनिंग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ओपनिंग वाले जो साल के शुरुआत में जो फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू अब ये है. तो 14,000 का डेप्रिसिएशन क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब उससे फिक्स एसेट्स ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, तो उसको अभी हम लोगों को यहां पर बैलेंस शीट में लेस करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन 10,000 का लगाया गया है, कहां गया? ये रहा. जो एडिशनल डेप्रिसिएशन ये 10,000 का लगाया गया है, इसे हमें लेस करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा 3,30,000. ये आ जाएगा सर 3,30,000. आगे देखिए और कुछ फिक्स एसेट्स में और तो कुछ है नहीं. अब करंट एसेट्स ही बचते हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लिख लेते हैं. तो फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 2 लाख, फिक्स्ड डिपॉजिट विद
बैंक 2 लाख, और एक मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट भी था, यस 12% इन्वेस्टमेंट्स, कितने के, 2.5 लाख के, 2.5 लाख के 12% इन्वेस्टमेंट्स थे। ठीक, आइए देखिए, आई थिंक फिक्स्ड एसेट्स वाला सब कुछ हो गया, फिक्स्ड एसेट्स वाला हो गया ना, चलो ठीक। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर्स हमारा करंट एसेट हो गए, डेटर्स हमारे करंट एसेट 2.5 लाख के हो गए, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। फिर क्रेडिटर्स हो गया, एक्सपेंसेस में आई थिंक वी हैड प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट, एक्सपेंसेस में वी हैड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना था, 6,000 रुपए का प्रीपेड एक्सपेंसेस था ये, तो 6,000 रुपए के प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, तो फिक्स डिपॉजिट विद बैंक में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अच्छा मिल चुका है, वो तो जा चुका है उसमें, ठीक। कैश का ओवरड्राफ्ट लिख दिया हमने, सस्पेंस खत्म हो चुका है, डेप्रिसिएशन लिख चुके हैं, रेंट 17 मंथ्स का, तो हमारे पास प्रीपेड रेंट भी पड़ा हुआ है, प्रीपेड रेंट भी पड़ा हुआ है। कितना प्रीपेड रेंट है, 5,000 का, 5,000 का प्रीपेड रेंट, ठीक। इन्वेस्टमेंट्स 12%, इस पे जो इंटरेस्ट मिला था वो इंटरेस्ट कहीं पर ट्रायल बैलेंस में तो दिख नहीं रहा है, 12% इन्वेस्टमेंट्स पर जो इंटरेस्ट मिला था वो इंटरेस्ट कहीं पर हम लोगों को यहां पर तो नहीं दिख रहा ना ट्रायल बैलेंस में, मतलब वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट अक्रूड है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन, नहीं बाय क्यों, बैलेंस शीट में बाय थोड़ी आता है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपए, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपका 20,000 रुपए आ गया, या तो आप इसको सिंपली इंटरेस्ट अक्रूड भी लिख सकते थे। आगे बैंक बैलेंस 1,69,000, ठीक, ट्रायल बैलेंस वाले सारे आइटम्स लिखिए, एडजस्टमेंट्स देखते हैं। स्टॉक एज अ 31 मार्च, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1 लाख रुपीस। फिर आगे डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये सब हो चुका है, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस सब हो चुका है, परचेज ऑफ गुड्स क्रेडिटर्स में ऐड कर चुके हैं, परचेजेस में ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा चुके हैं, परचेजेस रिटर्न, अच्छा पार्टी में तो कोई इफेक्ट था नहीं, तो पार्टी में कुछ करना नहीं है हमें, परचेजेस रिटर्न हम लोग ट्रेडिंग में कर चुके हैं, सेल्स रिटर्न हम लोग ट्रेडिंग में कर चुके हैं, एक्सपेंसेस इंक्लूड 6,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर चुके हैं, बैलेंस शीट हमारी अब टैली हो जानी चाहिए। देखें एक बार, तो 3,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 169 प्लस 1 लाख, तो ये आ रहा है सर 13,30,000। इधर क्या आएगा, 1086 प्लस 236 प्लस 8,000, ये भी आ गया 13,30,000, बैलेंस शीट टैलीड। सबको समझ में आ गया, बोलो यस यस यस। ऑलराइट सर, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी एज ऑफ 31 दिसंबर 2017। ये आपका आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन है, एमटीपी नवंबर 18 में भी 12 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर का मतलब क्या हो गया, सिर्फ फिगर्स चेंज्ड है, बाकी सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एकदम सेम है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। Following is a trial balance of Hari as of 31st December 2017. Hari's capital account, stock on 1st January 2017, sales return inwards, purchases returns outward, carriage inwards, rent and taxes, salaries and wages, sundry debtors, sundry creditors, bank loan at 14%, bank interest, printing and stationery expenses, bank balance, discount earned, furniture and fittings discount allowed, general expenses, insurance, postage and telegram expenses, cash balance, traveling expenses, drawings. ठीक, following adjustments are to be made. Included among the debtors is 3,000 due from Ram. अच्छा, due from Ram, all right. And included among the creditors 1,000 rupees due to him. ठीक, कोई बात नहीं.
Provision for bad and doubtful debts to be created at 5% and for discount at 2% on sundry debtors. All right. Depreciation on furniture and fittings at 10% shall be written off. Personal purchases of Hari amounting to 600 rupees has been recorded in the purchases day book. Interest on bank loan shall be provided for the whole year. A quarter of the amount of printing and stationery expenses is to be carried forward to the next year. Credit purchases invoice amounting to 400 rupees has been omitted from the books. Stock on 31st December 2017 was 78,600 rupees. Prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st December 17 and balance sheet as on 31st December 17. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आओ जी शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम. ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले तो trading account for the year ended 31st March 2018. नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा तो मत मान भाई, इतना ही बड़ा अमाउंट देना तो दे दे. तो दिस इज पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? स्टॉक ऑन 1st January 2017 46,800. 46,800. नाउ टू परचेजेस, इसमें बहुत सारी चीजें थी. टू परचेजेस कितना अमाउंट है एज पर ट्रायल बैलेंस परचेजेस का? 321,700. 3,21,700. ठीक है. अभी देखो दो तीन एडजस्टमेंट्स तो मुझे याद आ ही रहे. एक तो ये था कि पर्सनल परचेजेस ऑफ हरी अमाउंटिंग टू 600 रुपीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द परचेजेस डे बुक. मतलब पर्सनल परचेजेस का क्या मतलब? ये 600 रुपए की ड्राइंग्स है लेकिन इसको गलती से परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है, तो हम लोगों को यहां से लेस करना होगा. लेस ड्राइंग्स 600 रुपए. कितना आ गया? 321,100. ठीक है, 321,100. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर. ये तो ठीक है. ये क्रेडिट परचेज इनवॉइस अमाउंटिंग टू 400 रुपीज हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स. तो एक काम करते हैं हम लोग पहले ऐड वाला लिखते हैं, अच्छा लगता है. ठीक है, हमारी हमेशा से ये आदत है, पहले हम लोग ऐड वाला लिखते हैं उसके बाद हम लोग लेस वाला लिखते हैं. तो ऐड ओमिटेड कितना? 400. तो ये क्या हुआ? 321,700 प्लस 400, तो दिस इज 322,100. 322,100. Now you write less drawings 600 था ना, I guess. Yes, 600. 322,100 minus 600, this is 321,500 and less returns inward, नहीं returns outwards. रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेजेस रिटर्न. परचेजेस रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड्स 5,800. तो अब आपका नेट अमाउंट आता है सर 321,500 माइनस 5,800, तो दिस इज 315,700. 3,15,700. परचेजेस डन बाय सेल्स. सेल्स है आपका 389,600. 389,600. आई डोंट थिंक सेल्स में कोई इशू है, बस रिटर्न्स ही है. लेस रिटर्न इनवर्ड्स 8,600. तो 389,600 minus 8,600, this comes to 3,81,000. 3,81,000, राइट. अभी हम लोग कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं. हरीज स्टॉक सेल्स रिटर्न इनवर्ड परचेजेस कैरेज इनवर्ड्स. कैरेज इनवर्ड्स इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस टू कैरेज इनवर्ड्स. कितना? 19,600. फिर आगे
रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, वेजेस, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक इंटरेस्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैंक बैलेंस, डिस्काउंट अर्न्ड, फर्नीचर फिटिंग्स, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज नहीं, कैश बैलेंस, ट्रैवलिंग नो। इंक्लूडेड अमंग द डेटर्स, ठीक है, ये डेटर्स वाला बाद में देखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन बाद में, पर्सनल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्वार्टर, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, स्टॉक वर्क, बस ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अभी हमें लिखना है 78,600 रुपीज बाय क्लोजिंग स्टॉक 78,600 रुपीज। ऑल राइट, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा, जो भी होगा, 381 प्लस 78,600 माइनस 46,800 माइनस 315,700 माइनस 19,600, दिस कम्स टू 77,500 का ग्रॉस प्रॉफिट। 381,000 plus 78,600, this comes to 459,600. Okay. All right, sir. Now we'll make the profit and loss account. $17 चल रहा है ना, ये 17 चल रहा है, 18 चल रहा है, 17 चल रहा है। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, एंड आई होप यू कैन ऑल्सो सी कि मेरा एक एक बार में सही आ जा रहा है, ठीक है, मैं किस तरह से सोच रहा हूं। आई होप यू आर पेइंग अटेंशन ऑन दैट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको सोचने का तरीका पता चल जाए। व्हाट इज द सीक्वेंस दैट आई एम फॉलोइंग, मैं पूरा क्वेश्चन कई कई बार पढ़ रहा हूं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना, 77,500। नाउ वापस आ जाते हैं। हरीज कैपिटल अकाउंट, स्टॉक, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स, रेंट एंड टैक्सेस। ऑल राइट, $4,700, क्या इसमें कोई वो था, एडजस्टमेंट था ना? इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो रेंट एंड टैक्सेस आपका एज इट इज चला जाएगा सर 4,700 से। रेंट एंड टैक्सेस आपका एज इट इज 4,700 चला जाएगा। नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस, टू सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस आपका 9,300, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट था? आई डोंट थिंक सो, नहीं, सैलरीज एंड वेजेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ये 9,300 एज इट इज चला जाएगा। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का बाद में देखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स का बाद में देखेंगे। बैंक लोन एट 14%, तो बैंक लोन जो 14% पे हम लोगों ने लिया है उस पे इंटरेस्ट भी तो जाएगा, ठीक है, बैंक लोन पर इंटरेस्ट जाएगा 14% की रेट पर। तो 20,000 का हमारे पास लोन है, 14% का इंटरेस्ट कितना आता है, 20,000 इंटू 14%, ये होता है 2,800, 2,800 का इंटरेस्ट होता है। लेकिन बैंक इंटरेस्ट यहां पर डेबिट हुआ है सिर्फ 1,100 का, सिर्फ 1,100 का, ठीक है, मतलब 2,800 माइनस 1,100 आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो टू बैंक इंटरेस्ट 1,100 एड ड्यू, कैसे निकाला ड्यू, 14% ऑफ 20,000, 14% ऑफ 20,000 माइनस 1,100, ऐसे निकाला। तो 20,000 का 14/100 माइनस 1,100, दिस कम्स टू 1,700। तो टोटल आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 1,100 प्लस 1,700, दिस कम्स टू 2,800, ठीक।
आई होप ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ रही है. नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस. ऑल राइट, 2 प्रिंटिंग, इसमें मेरे ख्याल से कुछ था एडजस्टमेंट ना. हाँ ये रहा. अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 14,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,400. ऑलराइट, नाउ व्हाट डू यू मीन अ क्वार्टर? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4. ठीक है, तो ये जो भी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, इसका जो 1/4 है दैट इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड, दैट इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. का मतलब क्या हो गया कि 1/4 वाला जो खर्चा है इसमें से वो प्रीपेड है. 1/4 वाला जो खर्चा है वो प्रीपेड है, मतलब अगले साल का भी इसने पेमेंट किया हुआ है. ठीक है, तभी 1/4 इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. इसका मतलब क्या, अ क्वार्टर ऑफ द एक्सपेंसेस इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. का मतलब हुआ कि 1/4 जितना भी ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,400 है, इसका 1/4 आपने प्री पे कर रखा है. अगले साल आप खर्चा इनकर करोगे, पे आपने अभी कर दिया. राइट, तो यहां पर आप लेस करोगे सर, प्री पेड 14,400 डिवाइडेड बाई 4, क्वार्टर मतलब 1/4, तो 3,600 आपका प्रीपेड हो गया. 14,400 माइनस 3,600, दिस इज 10,800, दिस इज 10,800. ठीक है, नेक्स्ट, बैंक बैलेंस. ठीक है, डिस्काउंट अर्न्ड, डिस्काउंट अर्न्ड तो आपका यहां पर इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगी बाय डिस्काउंट अर्न्ड. 4,440, 4,440 का आपका डिस्काउंट अर्न हो गया. फर्नीचर फिटिंग्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस हो गया 2 डिस्काउंट अलाउड 1,800. फिर जनरल एक्सपेंसेस, क्या कुछ था इसमें? नहीं, जनरल एक्सपेंसेस में कुछ नहीं था. जनरल एक्सपेंसेस आपके एज इट इज आ जाएंगे 11,450 टू 11,450 जनरल एक्सपेंसेस. इंश्योरेंस 1,300, इंश्योरेंस में भी कुछ नहीं था, तो 2 इंश्योरेंस 1,300. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, क्या इसमें कुछ था? पोस्टेज एंड टेलीग्राम में भी कुछ नहीं था, तो 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस 2,330. नेक्स्ट, कैश बैलेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में क्या कुछ था एडजस्टमेंट? तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 870, ये भी एज इट इज आ जाएगा 2 नेक्स्ट. ड्राइंग्स कोई मतलब नहीं है. ओके, और कुछ देखते हैं. इंक्लूडेड अमंग द डेटर्स, ठीक है. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. ओके, नाउ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आप लोगों को बनाना है. तो आइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हम लोग एक क्या बनाए, एक वर्किंग नोट बनाते हैं. इस पेज पे बैलेंस शीट बनाऊंगा, यहां पर बनाऊंगा मैं वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स. अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बनाना है, तो आप पहले क्या बनाओगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट? आप पहले हमेशा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाओगे. ठीक है, समझो इसको, समझो कि ऐसे मतलब रटना नहीं है इसको कि हम पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ही बनाएंगे, बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाएंगे. बहुत ही सीधी सी बात है. अगर कोई डेटर गुड होगा उसी को तो आप डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे. ठीक है, जो डेटर्स बैड हो गए, जो डेटर्स आपको पैसा ही नहीं देंगे, उन पे थोड़ी डिस्काउंट दोगे आप. तो पहले जो भी आपको एस्टिमेट हो रहा है कि यार ये डेटर्स तो पैसा नहीं देंगे, उनको हटाओ. फिर जितने भी गुड डेटर्स बनेंगे उन्हीं को तो आप डिस्काउंट दोगे. बैड डेटर्स को आप डिस्काउंट थोड़ी दोगे, राइट? तो पहले यू ऑलवेज रिमूव द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स. तो फर्स्ट यू मेक द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड देन यू मेक द प्रोविजन फॉर देन यू मेक द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. तो आई डोंट थिंक इसके लिए वर्किंग नोट की कोई जरूरत है. कुछ क्वेश्चन में और कोई बैड डेट्स वगैरह कुछ दिया तो है नहीं. ट्रायल बैलेंस में भी कोई बैड डेट्स नहीं है. चुपचाप डेटर्स में हम लोगों को अमाउंट ही तो लगाना है. तो पहले मैं बनाऊंगा 2 प्रोविजन
टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, कितना बनाऊंगा, कितना अमाउंट दिया हुआ है 5%, 5% ऑफ क्या डेटर्स है मेरे पास, मुझे डेटर्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे, सन्ड्री डेटर्स, ये रहे डेटर्स मेरे पास है 24,000 के। तो 24,000 पर मैं 5% का लगाऊंगा। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं कुछ है तो नहीं, कोई और पंगा तो नहीं है। ओके, ये रहा ना पंगा, ये रहा पंगा। Included amongst the debtors is 3,000 due from Ram and included among the creditors 1,000 due to him. Okay, तो हमारे पास एक डेटर है राम, हमारे पास एक डेटर है राम। ठीक है, राम को एक कोई बंदा है राम, एक कोई बंदा है राम, उसमें डेटर्स में उसको दिख रहा है कि राम से मुझे 3,000 रुपए लेने हैं, राम से मुझे 3,000 रुपए लेने हैं, और क्रेडिटर्स में देखने से पता चल रहा है कि राम को मुझे 1,000 रुपए देने हैं, राम को मुझे 1,000 रुपए देने हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि डेटर्स में 3,000 रुपए लेने, राम से मुझे 3,000 रुपए लेने, और क्रेडिटर्स में मुझे राम को 1,000 रुपए देने हैं, राइट। मुझे इन इफेक्ट राम से 2,000 रुपए लेने, यस, मुझे इन इफेक्ट राम से 2,000 रुपए लेने हैं, यस। तो बस, तो डेटर्स में से मैं 1,000 को माइनस कर दूंगा, डेटर्स में से मैं 1,000 को माइनस कर दूंगा, और मैं क्रेडिटर्स में से भी 1,000 को माइनस कर दूंगा, मैं क्रेडिटर्स में से भी 1,000 को माइनस कर दूंगा। समझिए बात को, आपके पास आपका एक बंदा है राम, राम, ये बंदा डेटर्स में भी इंक्लूडेड है और ये बंदा क्रेडिटर्स में भी इंक्लूडेड है। मतलब राम से 3,000 रुपए तो मुझे मिलने वाले हैं और राम को 1,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। तो यार इसकी जगह मैं एक काम करता हूं ना, मैं राम से अगर सिर्फ 2,000 रुपए ले लूं, मैं अगर राम से सिर्फ 2,000 रुपए ले लूं तो मुझे ये 1,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, मुझे 1,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे क्रेडिटर्स में से माइनस करना होगा 1,000, मुझे क्रेडिटर्स में से माइनस करना होगा 1,000, और मैं अब डेटर्स में, मेरे डेटर्स में राम 3,000 का दिख रहा है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना अब मुझे उससे सिर्फ 2,000 चाहिए। तो 2,000 के लिए क्या करना होगा, मुझे डेटर्स में से भी 1,000 को माइनस करना होगा, मुझे डेटर्स में से भी 1,000 को माइनस करना होगा, तब जाके मेरे पास 2,000 आएगा। ठीक है, और क्रेडिटर्स में से 1,000 माइनस करना होगा, तब जाके मेरे पास 0 आएगा, राइट। मुझे एक बंदा है, बंदा एक ही है, उससे 3,000 रुपए लेने, उसको 1,000 रुपए देने। ठीक है, तो जो 3,000 रुपए लेने वो मेरे डेटर्स अकाउंट में इंक्लूडेड है, जो 1,000 रुपए देने वो मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट में इंक्लूडेड है। मैं कह रहा हूं यार ये सारा झंझट हटाओ ना, राम भाई तू मुझे 2,000 रुपए दे दे, क्या फायदा तू पहले मुझे 3,000 रुपए दे, उसके बाद फिर मैं तुझे 1,000 रुपए दूं, राइट। तो डेटर्स में से मैं 1,000 माइनस करूंगा और क्रेडिटर्स मेरे पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे राम से रिलेटेड 1,000 के, राइट। ओके, तो अब जब मैं डेटर्स मेरे 1,000 से कम हो जाएंगे, डेटर्स मेरे 1,000 से कम हो जाएंगे, तो यहां पर मैं बैड डेट्स में लगाऊंगा 5% ऑफ 23,000, नहीं 24,000 के डेटर्स है आई गेस, 24,000 माइनस 1,000, 24,000 माइनस 1,000, तो 24,000 माइनस 1,000 इंटू 5%, दिस कम्स टू 1150। तो जो मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना है वो बना है सर 1150 का, 1150 का। और अब मैं बना रहा हूं टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मेरे डेटर्स कितने के थे, डेटर्स मेरे कितने के थे, डेटर्स मेरे 24,000 के थे, 24,000 में से 1,000 तो मैंने हटा दिया, तो 23,000 के डेटर्स बचे, इसमें से माइनस में करूंगा ये 1150 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और अब इस पे मैं प्रोविजन बनाऊंगा ऑन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। ये होगा मेरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो 23,000 माइनस 1150 का 2%, दिस कम्स टू 437 रुपीज। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मेरा आ गया सर 437 रुपीज, 437 आ गया। और कोई एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 10% शैल बी रिटन ऑफ, तो ठीक है, टू डेप्रिसिएशन 10% ऑफ फर्नीचर फिटिंग्स कितने की थी, $5,000, तो 5,000 का 10%, दिस कम्स टू 500, दिस कम्स टू 500। और कुछ बचा है
आई डोंट थिंक कुछ और बचा है। ये हो गया पर्सनल परचेजेस, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, ये हो गया, इसी की वजह से अक्रूड इंटरेस्ट आया था। क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ये हो गया, क्रेडिट परचेजेस ये हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ये भी हो गया। अब मेरे पास कुछ और बचा नहीं है, तो अब मैं आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सकता हूं। तो देखें 77,500 प्लस 4440 माइनस 4,700 माइनस 9,300 माइनस 2,800 माइनस 10,800 माइनस 1,800 minus 11,450 minus 1,300 minus 2,330 minus 870 minus 1,150 minus 437 minus 500, तो मेरा प्रॉफिट आया सर 34,503 रुपए का। एग्जाम में ऐसी फिगर आए बच्चा परेशानी हो जाए। टू नेट प्रॉफिट कितना 34,503, ये आया है 77,500 प्लस 4440, दिस कम्स टू 81,940, 81,940। ठीक है सर, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। पागल हो गया अभी, बट चलो कोई बात नहीं। ऑल राइट, दिस इज लाइबिलिटीज, रुपए, एसेट्स, रुपए। सबसे पहले वी राइट कैपिटल। कितना कैपिटल है 76,690, 76,690 का कैपिटल। एड नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे 34,503 का प्रॉफिट ऐड करेंगे, 34,503 का प्रॉफिट ऐड करेंगे। 76,690 प्लस 34,503, दिस कम्स टू 1,11,193, 1,11,193 लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, लेस करेंगे सर ड्रॉइंग्स। तो ट्रायल बैलेंस में कुछ ड्रॉइंग्स दी हुई हैं। यस, ट्रायल बैलेंस में ये ड्राइंग्स दी हुई हैं 30,000 की, तो 30,000 की तो ये ड्राइंग्स हो गई, प्लस 600 रुपए का परचेजेस भी तो था यहाँ पर, ये देखिए 600 रुपए का परचेजेस, ठीक है, पर्सनल परचेजेस ऑफ हरी अमाउंटिंग टू 600 रुपीज, तो ये 600 रुपए की ये भी ड्राइंग्स, तो 30,600 की ड्राइंग्स आपकी माइनस होंगी, तो आपका नेट कैपिटल आएगा 80,593। ठीक, और कोई नॉन करंट लाइबिलिटी देखें, सेल्स, रिटर्न, इनवर्ड परचेजेस, सैलरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन। बैंक लोन आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, बैंक लोन, बैंक लोन कितने 20,000, ठीक है। इस पे जो इंटरेस्ट अक्रूड होगा वो तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, उसको सॉरी करंट लाइबिलिटी है, बाद में लिखेंगे उसको। प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैंक बैलेंस, डिस्काउंट अर्न, फर्नीचर फिटिंग, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, पोस्टेज, कैश, ट्रैवलिंग, ड्राइंग्स। ठीक, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी कोई नहीं बची है, तो आइए लगे हाथ इसको लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है 1,700, ठीक है 1,700। और कुछ क्रेडिटर्स वगैरह, अच्छा रेंट एंड टैक्सेस, कुछ आपका सब कुछ प्रीपेड ही था मेरे ख्याल से, कुछ और आउटस्टैंडिंग तो था नहीं, ठीक है ना। सैलरीज, वेजेस, ये इसको प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम लोग देखेंगे तो ऐड आउटस्टैंडिंग में पता चल जाएगा हमें। इंटरेस्ट ड्यू हम लोगों ने कर लिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रीपेड था, हटाओ उसको, प्रोविजन वगैरह सब कुछ डेटर्स में जाएगा, बस और तो कुछ है नहीं आपके पास, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इन में ये एक्सपेंसेस, ठीक है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी 14,800, सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,800,
ऐड करेंगे जो परचेज आपकी ओमिट हुई थी। याद है आप लोगों को 400 रुपए की परचेज रिकॉर्ड करने से छूट गई थी, 400 रुपए की परचेज रिकॉर्ड करने से छूट गई थी, तो इसको भी यहां पर ऐड किया जाएगा। ऐड परचेजेस ओमिटेड 400, तो ये आता है 14,800 प्लस 400, दिस कम्स टू 15,200। लेकिन इसमें राम जो है आपका, राम ये वाला याद है आपको, राम एक बंदा था, उससे 1,000 रुपए उसको देने थे और 3,000 रुपए लेने थे। तो मैंने बात की थी कि उसमें से क्रेडिटर्स में से 1,000 माइनस करेंगे, डेटर्स में से भी 1,000 माइनस करेंगे। तो यहां पर क्रेडिटर्स में से 1,000 माइनस कर देंगे, लेस अमाउंट टू राम 1,000, तो ये आया आपके पास 14,200। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर क्रेडिटर्स 14,200। ठीक, आई डोंट थिंक और कुछ बचा है। सैलरी के बैंक लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैंक बैलेंस, डिस्काउंट अर्न, फर्नीचर फिटिंग्स, बस और कुछ यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में दिख नहीं रहा है। एडजस्टमेंट्स में देख लें एक बार, डेटर्स वाला डेटर्स में एडजस्ट करेंगे, क्रेडिटर्स वाला क्रेडिटर्स में एडजस्ट कर चुके, प्रोविजन ये और ये सब डेटर्स से लेस होगा, डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट से लेस होगा, पर्सनल परचेजेस हो चुकी हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख चुके हैं, क्वार्टर ऑफ प्रिंटिंग ये प्रीपेड जाएगा, बाद में जाएगा, क्रेडिट परचेज ओमिटेड फ्रॉम बुक्स तो ये क्रेडिटर्स में ऐड कर चुके हैं, स्टॉक आपका एसेट में जाएगा। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अब कुछ और बचा नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अब कुछ और नहीं बचा है। आइए एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड में देखते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं। फिक्स्ड एसेट्स आपके पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ऑल राइट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने की थी? 5,000 रुपए की। इस पे कुछ डेप्रिसिएशन भी लगा, कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 500 का। ठीक है, तो 4,500 का आपका डेप्रिसिएशन होगा, 4,500 की आपकी फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गई। और कोई फिक्स एसेट? और कोई फिक्स एसेट आपके पास नहीं है। अब आइए स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बाद में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न इनवर्ड, परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स, रेंट एंड टैक्सेस। क्या आपके पास कुछ प्रीपेड वगैरह वाली चीजें थी? क्या कर रहा हूं, ये बैलेंस शीट बना रहा हूं ना, हाँ, तो ऊपर देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास क्या कोई प्रीपेड वगैरह वाली चीजें थी? प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर मिल जाएगा। यस, प्रिंटिंग स्टेशनरी आपके पास प्रीपेड था, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप प्रीपेड यहां पर लिख दो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 3,600। 3,600 की आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,600 के हो गए। और सैलरीज, वेजेस, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में आते हैं सर, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में तो अच्छा खासा खेल है, 24,000 के सन्ड्री डेटर्स ये रहे। ठीक, इसमें से लेस करेंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, 1,000 तो यहां से ये लेस हुआ, बचा 23,000। इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाया था हमने? 1,150 का। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,150, इसको बैड डेट्स ही कर दो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,150, ये कितना बचा? 23,000 माइनस 1,150, दिस कम्स टू 21,850। इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना बनाया है प्रोविजन? 437 रुपए, तो माइनस 437, दिस कम्स टू 21,413। 21,413 के आपके डेटर्स हो गए। ठीक, 21,413 के आपके डेटर्स हो गए। और देखिए क्रेडिटर्स डन, बैंक लोन डन, प्रिंटिंग स्टेशनरी डन, बैंक बैलेंस आपका 8,000, डिस्काउंट अर्न, फर्नीचर फिटिंग्स, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, कैश बैलेंस आपका 380। और ट्रैवलिंग ड्राइंग्स, ठीक, इंक्लूडेड अमंग डेटर्स ये हो गया।
प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन ये हो गया, पर्सनल परचेजेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी टू बी कैरिड फॉरवर्ड ये भी कर लिया बैलेंस शीट में, प्रीपेड एक्सपेंसेस कर लिया था यहाँ पर, यस प्रीपेड एक्सपेंसेस डन, और क्रेडिट परचेजेस इनवॉइस ये भी हो गया है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 78,600 आई गेस, और कुछ बचा नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 4,500, 3,600, 21,413 प्लस 8,000 प्लस 380 प्लस 78,600, दिस कम्स टू 1,16,493, दिस कम्स टू सर 1,16,493, इधर भी देखें यही आना चाहिए, 8593 प्लस 20,000 plus 1,700 plus 14,200, this comes to 116,493. 116,493. तो हमारी ये बैलेंस शीट आकर टाली हो गई। ठीक है सर, तो ये था आपका दो बड़े बड़े क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कर लिए, क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो गई बट कोई बात नहीं, और बस अब आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब आई होप आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि जिस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बस आप लोगों को थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है जिससे आप लोगों की ना मतलब जल्दी से आप लोग सॉल्व कर पाओ, राइट। सी आई हैव टू एक्सप्लेन, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी होगी इन्हीं क्वेश्चंस की। आपके स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करिए, स्कैनर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सजेस्टेड आंसर्स अगर पुराने आपके पास मिल जा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए तो आप उनकी तो प्रैक्टिस करिए ही करिए। ऑलराइट गाइस, तो आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, गर्म पानी पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड नाइट।